एंड एनर्जी। अब सबसे पहले मैं जिस चीज़ से स्टार्ट करूँगा जी, उसका नाम है एनर्जी। अब अगर एनर्जी के हवाले से स्टार्ट करें तो बेटा एनर्जी एक बड़ी डेविएटेड और मैं कहना चाहूँगा कि भाई काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट वाली जो ये चीज़ है। अब एनर्जी को फिज़िक्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई से, चेंज इन एनर्जी को डेल्टा ई से। एनर्जी दिखती नहीं है, फील होती है, तो स्केलर है और इसकी डेफिनेशन होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। Ability of a body to do work or to produce some change। अभी जो वर्ड मैंने आखिर में लिखा है ना बेटा चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बॉडी को कुछ भी अपने अंदर करवाना हो, कुछ भी काम करना हो, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी बेसिकली उसके लिए एज अ फ्यूल काम करती है। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो अपनी चीज़ों को बदल सकती है। अब उस चीज़ें बदलने में क्या शामिल है, उसका काम किस तरह से होगा। कोई बॉडी अपनी जगह चेंज करे तो भी उसे एनर्जी चाहिए, साइज चेंज करे तो भी एनर्जी चाहिए, कलर चेंज करे तो भी एनर्जी चाहिए, शेप चेंज करे तो भी एनर्जी चाहिए। यानी कि हर काम करने के लिए, हर तब्दीली लाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। तो एनर्जी के बगैर कभी भी किसी किस्म का कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एनर्जी का जो यूनिट है बेटा बड़ा बेसिक सा यूनिट है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। अभी न्यूटन मीटर कैसे आया बाद में बताऊंगा। कलेक्टिवली नोन एज जूल्स। ठीक है जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हुआ चलूँ एनर्जी के हवाले से कुछ कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन्स आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आने वाली एमसीक्यूज में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना आए। अगर आप बिजली का बिल भरते हो तो बिजली का बिल आता है किलोवाट आवर्स में। ये बिजली का कमर्शियल यूनिट है और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के। इसी तरह अगर आप बिजली का बिल भरते हो तो बिजली का बिल आता है बीटीयूज में। तो एक बीटीयू के अंदर होते हैं 1055 जूल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है वो छोटे से यूनिट पर लिखी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं 1.6 10 जूल्स। और अगर आप खाने की एनर्जी जानना चाहते हो तो उसके अंदर होता है कैलोरीज और एक कैलोरी के अंदर होता है 4.2 जूल्स। ठीक है जी। तो ये है बेसिक कन्वर्जेंस एनर्जी के हवाले से। अब एनर्जीज बेटा किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारी हो सकती है। जब भी आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं सिस्टम अपने अंदर चेंजिंग प्रोड्यूस करता है, वर्क करता है। अब ये वर्क सिस्टम में कैसे भी हो सकता है। अगर सिस्टम का वर्क बॉडी को मूव कराता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। अगर वो उस सिस्टम की हाइट को चेंज करता है तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क है बराबर है पोटेंशियल के। और अगर वो टेम्परेचर चेंज करता है तो हम कह सकते हैं कि वर्क बराबर है किसके, हीट के। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से जानते हैं, हाफ mv²। और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम इसे यूँ लिख सकते हैं। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। और हीट एनर्जी या स्पेसिफिक हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। ठीक है जी। तो ये है बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी। अब बेटा इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है उसे हम लोग फिजिक्स में कहते हैं वर्क या वर्क डन। दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। रिप्रेजेंट करने का तरीका डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू डी। ठीक है जी। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है व्हेन अ फोर्स acts on a body, it produces some
displacement in its own direction, then it is said that the body has done some work, done some वर्क। ठीक है जी, ये बेसिक डेफिनेशन है वर्क की जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है। और अगर आप मुझसे खाली इसके फॉर्मूले के लिहाज से पूछ रहे हैं तो वर्क की डेफिनेशन ये भी होती है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, होता कुछ इस तरह से बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास जो है एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स पर मैंने जो है क्या अप्लाई की बेटा, फोर्स अप्लाई की, और उस फोर्स की वजह से इस बॉक्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ कवर की उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो होगा कुछ इस तरह से अगर किसी फोर्स की वजह से बॉडी अपनी जगह बदलते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, वर्क प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन क्या वर्क हमेशा प्रोड्यूस होता है? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी बॉडी को वर्क करना है तो लाजमी तौर पे उसकी जो फोर्स लगी है वो उसकी अपनी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में सम डिस्प्लेसमेंट करे, लेकिन किस डायरेक्शन में, उसकी अपनी डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ने जो है वर्क किया है। लेकिन अगर बॉडी किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में ना करे तो इसका मतलब उसने वर्क नहीं करा होता। आसान से अल्फाजों में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉडी को आगे की तरफ ले जाना है, मैंने फोर्स जो है यहाँ पे लगा दी, तो इस फोर्स का थोड़ा सा वाई कंपोनेंट से ऊपर ज़रूर ले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो एक्स कंपोनेंट है वो तो से आगे ले जाएगा ना, तो उसका मतलब वर्क यहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इस बॉडी को मुझे आगे ले जाना है, फोर्स भी बिल्कुल सामने लगा दी, तो बहुत अच्छी बात है, वर्क यहाँ पर भी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे इसको आगे ले जाना है लेकिन मैंने फोर्स ऊपर लगा दी, तो अब इसका वाई कंपोनेंट ही है, एक्स तो है नहीं, क्योंकि फोर्स ही वर्टिकल लग रही है, तो बॉडी आगे जाएगी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, आगे तो नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब इस वक्त मुझे ले जाना है से आगे था, मेरी मर्जी की डायरेक्शन आगे थी, लेकिन बॉडी फोर्स की वजह से जा कहीं और रही है, तो इस वक्त जो मेरा वर्क है वो कंसिडरेबल नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए आए ज़रा मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स जो है प्लेस करता हूँ, सुनिएगा ज़रा। होता हमारे पास क्या है बेटा कि अगर हम लोग वर्क के हवाले से देखें तो पहली डेफिनेशन में तो हमने पता लगा दिया कि भाई वर्क जो है तब होता है जब फोर्स आपकी मर्जी की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कराए। और फॉर्मूले के लिहाज से अगर मैं वर्क को लिखूं तो वर्क है डॉट प्रोडक्ट किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और मैंने आपको स्केलर वेक्टर से पढ़ाया था कि जब एफ डॉट डी होता है, जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट इस तरह से लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो ओपन करने पर ही बराबर हो जाता है ए बी कॉस थीटा के। तो इसी तरह एफ डॉट डी ओपन करने के बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा। सही है जी, ये बात समझ में आई? तो अब अगर मैं आपके सामने आपसे बोलूं कि बेटा मेरे पास यहाँ पर दो तरह के वर्क्स हैं, कैसे आए जरा देखते हैं। अब एक जो वर्क होता है उसे हम कह सकते हैं हमारा मिनिमम वर्क, और दूसरा जो है उसे हम कह सकते हैं हमारा मैक्सिमम वर्क। ठीक है जी, अब ये मेरे पास एक बॉक्स है और यहाँ पर ही मेरे पास ये एक बॉक्स है। अब हुआ क्या जी, अगर मुझे इसे भी सामने ले जाना है और मैं चाहता हूँ ये भी जो है सामने की तरफ ही जाए, अब मुझे इन पे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं कि होता क्या। लेट सपोज मैंने इस पर जो फोर्स लगाई वो सामने की तरफ थी, ठीक है, तो पता ही चला कि जैसे ही मैंने इस पर ये फोर्स लगाई तो देखें ये जो फोर्स है इसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन जो है वो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ऐसा बिल्कुल है,
यानी कि जब आप इस बॉडी पर ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी फोर्स यूटिलाइज हो जाएगी इस बॉडी को सामने ले जाने में। तो इसका मतलब इस वक्त आपकी मर्जी की डायरेक्शन में फोर्स मूवमेंट करवा रही है, तो यहाँ पे वर्क होगा। और इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा एफ डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, तो वर्क हो जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। यानी कि जितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी फोर्स की वजह से वो वर्क बता देगी उसका। लेकिन अगर आपको बॉडी को सामने ले जाना हो और आप बॉडी पे फोर्स लगा दें ऊपर की तरफ, तो अब आप देखें इस वक्त एंगल कितना बन रहा है, 90। जाना सामने था, जाएगी ऊपर, तो गलत बात है ना, ये आपका काम तो नहीं हुआ इसका रस ने। तो जब एंगल 90 होता है तो लॉजिकली इसका वर्क 0 है, मेरे लिए बेकार है। मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला हो जाएगा एफ टी कॉस 90। कॉस 90 हो जाता है 0, तो आप देख सकते हैं वर्क की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने आपसे तभी कहा था कि बेटा आपकी मर्जी की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो तो वर्क है, वरना वर्क नहीं होता। अब अगर मैं इसके यूनिट के हवाले से बात करूं, तो वर्क का यूनिट होता है फोर्स और डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का है मीटर। तो न्यूटन मीटर विच इज कलेक्टिवली नोन एज क्या बेटा, जूल्स। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये सारा जो है काम किया जाता है, और यहाँ पर वर्क की जो एक्सप्लेनेशन है वो एज इट इज पूरी हो जाती है। ठीक है जी। अब बेटा ये तो आपके पास पूरी डिस्कशन हो गई वर्क की, ठीक है जी। अब इसी के हवाले से मैं एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा, ताकि एक वीडियो में टॉपिक डिस्कस हो जाए, फिर एक में हम सिर्फ न्यूमेरिकल से बात करेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में। अगली जो चीज़ है जी, उसका नाम होता है फिजिक्स में पावर। पावर क्या है बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं इसको पी से। पावर बेसिकली है क्या, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, आपने कुछ काम करा, वो काम कितनी देर में हुआ, वर्क अपॉन टाइम इज बेसिकली दी पावर। आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना खाने में कितना टाइम लग रहा है, आपके खाने के जो काम है उसको अगर आपके टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें आपके खाने का रेट पता लग जाएगा कि आप कितनी देर में कितना खाना खा सकते हैं। तो ये पावर है। यूनिट के हवाले से बात करें तो वर्क का यूनिट होता है जूल्स, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स, एंड इट इज कलेक्टिवली नोन एज क्या बेटा, वॉट्स। सही है जी। तो एक तो बेसिक फंक्शन ये हो गया। अब मैं आपके सामने ना यहाँ पर एक चीज जो बताता हुआ चलो, अदर फॉर्मूला। अदर फॉर्मूला के पास से मैं बोलूंगा अदर फॉर्मूला। अभी अदर फॉर्मूला क्या है बेटा, एक सिंपल सी बात है। अगर आप इस पावर को यूं लिखें, वर्क को ब्रेक कर दें एफ डॉट डी में, और टाइम को सिर्फ टी से डिवाइड करें, टी को सिर्फ डी से डिवाइड करें, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में क्या बन जाएगा, फोर्स वेलोसिटी। ये बन जाएगा एफ डॉट वी। तो पता चला कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओपन करने पे बन जाएगा एफ वी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। अब फोर्स जो है इंस्टेंटेनियस होती है, तो ये जो है ना इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि एक लम्हे की पावर है। और ये जो पहले मैंने आपको बताई थी ये चीज, ये होती है शुरू से लेकर आखिर तक की, इसे कहते हैं टोटल या एवरेज पावर। आ रही है बात समझ में आके? तो इस तरह से जो है काम किया जाता है। अब बेटा पावर के हवाले से भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पावर में भी आपको कुछ कन्वर्जन जो है याद करनी है। एक बहुत मशहूर यूनिट है पावर का, हॉर्स पावर, जो कि वॉट्स में कन्वर्ट करने पर ये कन्वर्जन दिखाता है 746 वॉट्स। तो जब भी आपको हॉर्स पावर से वॉट्स में आना हो, इस एक नंबर से करेंगे आप मल्टीप्लाई, और वॉट से हॉर्स पावर में जाना हो तो इस एक नंबर से करेंगे आप डिवाइड। ठीक है जी।
तो ये है बेसिक कहानी किसके हवाले से, पावर के हवाले से। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। वो एक और चीज़ ये है बेटा कि हमारे पास बहुत सारी तरह के सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? एक है SI सिस्टम, दूसरा फिर होता है FPS, फिर होता है CGS। ठीक है, अब इसमें बाकी सबके यूनिट्स क्या होंगे, आए जरा देखते हैं। फोर्स और डिस्टेंस, फिर वर्क और फिर पावर। FPS SI में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर। वर्क बराबर होता है न्यूटन मीटर के, जो कलेक्टिवली जूल्स भी कहते हैं। पावर बराबर होती है न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड के, जिसको हम जूल्स पर सेकंड भी कहते हैं और उसको हम लोग वॉट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम FPS में चले जाएं तो FPS में फोर्स का यूनिट होता है पाउंड्स, डिस्टेंस का होता है फिट, तो वर्क का हो जाएगा फिट इनटू पाउंड्स, और इसको हम लोग कहते हैं फिट इनटू पाउंड्स पर सेकंड। ठीक है जी। CGS में फोर्स का यूनिट होता है डाइन्स, इसका होता है सेंटीमीटर, तो वर्क का यूनिट बन जाता है डाइन इनटू सेंटीमीटर, और पावर में बन जाता है डाइन इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये हैं अलग अलग यूनिट्स जो हमें पता होने चाहिए। तो ये था जी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पावर और वर्क को डिस्कस किया डिटेल में। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे आपके पास इन दोनों टॉपिक्स के फर्दर न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपके सामने सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें वर्क निकालना है। अब वर्क के निकालने के हवाले से हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं, वर्क होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे दोनों वेक्टर्स ही गिवन है। फोर्स का जो वेक्टर है वो गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है जी। अब इसको हमें डॉट कर देना है। डॉट करना है इन दोनों वेक्टर से। पहले ये इसको मैं कह देता हूँ D1, उसको मैं कह देता हूँ D2। पहले आप यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ से यहाँ चले गए। तो अब करें, आपको ये डिफरेंस चाहिए, तो आप करेंगे क्या, इसमें से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे, यानी कि बाद में से फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो पहले आप ही कर लें। तो बेटा आप 2 माइनस 3 करें तो आंसर आ जाएगा -1, कॉमा -1 -2 करें तो आंसर आ जाएगा -3, कॉमा 4 माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 माइनस -1 यानी कि 5। ठीक है जी। अब आप इसके ऑर्डर पेयर को ओपन कर दें। अब जब आप बेटा इसका ऑर्डर पेयर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -i माइनस 3j प्लस 5k। समझ में आई बात मैंने किस तरह से किया। अब आप डॉट ले लें। डॉट लेने का तरीका आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, और जब आप स्केलर वेक्टर का चैप्टर देखेंगे तो आपको फिर ये और वहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपके पास पैरेलल मल्टीप्लिकेशन जो है जी वो की जाती है। तो अब किस तरह से होगी पैरेलल मल्टीप्लिकेशन? पैरेलल मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जो जैसा है उसको वैसे से ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, जे को करेंगे जे से, के को करेंगे के से। तो 4 -1 जा -4, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, प्लस 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 2 5 जा 10। अच्छा भाई, 9 में से 4 चलेगा, बचा 5, 5 में 10 आ गया तो आंसर आ गया 15। वर्क है तो यूनिट हो जाएगा जूल्स। क्लियर होती है जी बात? तो बस ये आंसर बन जाएगा बेटा इसका। कॉपी कर लें ज़रा इसको आप लोग। अब अगर आप इस बराबर वाले क्वेश्चन पर नज़र डालें तो इसमें तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा फिर आपका। देखें ज़रा क्या कह रहे हैं। मास गिवन है, बेकार है। फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है, और ये गिवन है डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर्स नहीं गिवन बल्कि वैल्यू गिवन है, तो मुझे इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा FD cos थीटा। फोर्स आ गई 210, डिस्टेंस आ गया 3,
cos 30 होता है √3/2, ठीक है जी। तो अब अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 105, और 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से दोनों न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएंगे। वेक्टर गिवन हो तो डॉट ले लिया करें, और अगर नंबर्स गिवन हो तो सिर्फ सिंपली ओपन करके इसको मल्टीप्लाई कर दें और आपका काम जो है आसान हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहा ही जा रहा है कि वर्क डन इन होल्डिंग अ वेट ऑफ दिस एट अ हाइट ऑफ दिस। अच्छा, अगर कोई मुझसे बोले कि भाई इस वक्त इसके पास एनर्जी कौन सी होगी, तो दिमाग में बात आएगी हाइट गिवन है तो एनर्जी होगी पोटेंशियल। लेकिन देखिए वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। वर्क है FD cos थीटा। वर्क के हवाले से बेटा दो कंडीशन याद करें, ये वो दो कंडीशन है जिन पे आपका वर्क जीरो हो जाता है। पहली कंडीशन जब दोनों के दरमियान यानी कि F और D के दरमियान एंगल 90 हो, और दूसरी कंडीशन जब बॉडी डिस्टेंस ही कवर ना करे। तो देखिए जब आप होल्ड करके रखते हैं तो आपने एक बॉक्स को बस होल्ड करा हुआ है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका अंदर जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये वर्क कहलाएगा, ये वर्क कहलाएगा। लेकिन जब तक ये मूव नहीं करता इसके अंदर, उसूली तौर पे वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब अगर इसको देखें, इसमें क्या कहानी है? इसमें यह है कि एक 70 kg का आदमी है, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना टाइम लगा, वर्टिकल हाइट गिवन है ये, पावर आउटपुट निकालना है, पावर है वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर हाइट का जिक्र है तो वर्क बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम के, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है बेटा mgh/t के। हाँ ज़रा वैल्यूज आते हैं, m की जगह 70 आएगा, g की जगह 10 आएगा, हाइट की जगह 4.5 आएगा, टाइम की जगह 7 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा 10, 10 10 100। अच्छा 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा, एक प्लेस आगे जाएगा तो 45, एक और प्लेस आगे जाएगा तो 450 जो है आंसर बन जाएगा। सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं और आंसर्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब 1 हॉर्स पावर होता है तो 746 वॉट्स है, यानी कि जब इसको आधा करेंगे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 373 वॉट्स। ठीक है बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो कह तो रहे हैं कि भाई वर्क निकालो, और वर्क का फॉर्मूला होता है F × D, लेकिन फोर्स तो पता नहीं कि डिस्टेंस नहीं पता। अब अगर आप डिस्टेंस निकालने बैठेंगे ना, कभी करके देखिएगा खुद निकाल के, तो आपको पता चलेगा आपको एक्सीलरेशन भी नहीं पता। तो पहले आप F = ma से एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर Vf = vi + 80 से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर 2as = vf² - vi² में रख के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पुट करने पर ही आंसर देगा। ऐसा है। अब मैं इसका एक सिंपल तरीका आपको सिखा देता हूँ। एक हिंट याद करें, हमने देखा था फर्स्ट ईयर में कि फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम = F × T। ठीक है जी, इम्पल्स का फॉर्मूला बन जाता था ये। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नॉर्मली होता है ½ mv²। ठीक है बेटा। अब अगर मैं v की जगह p/m रख दूँ, मोमेंटम बराबर होता है m × v के, मैंने m को इधर लिया कि v की वैल्यू बना दी, इसमें पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा ½ m p²/m²। कट गया तो फॉर्मूला आ गया p²/2m। ये p²/2m, ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया। अब ये वो दो न्यूमेरिकल्स का सेट है जो तब अप्लाई होता है जब न्यूमेरिकल में वर्क पूछा जाए और गिवन हो फोर्स और टाइम। अब देखिए कितनी आसानी से चंद सेकंड्स के अंदर इसका आंसर फटाफट आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मोमेंटम निकालना, मोमेंटम है F × T। F कितना है 2, टाइम कितना है 10, तो 2 × 10 किया, आंसर आ गया 20। यूनिट आपको पता, छोड़ दीजिए। अब आप देखें यहाँ पर जो वर्क है मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ वर्क बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जानबूझ कर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे मोमेंटम पता है। तो बेटा मोमेंटम कितना है 20, 20 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 400, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई m कितना है ये 5 2 = 10, जीरो कैंसिल, तो आपके पास जो वर्क है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगा कितना 40 जूल्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी फोर्स और टाइम मिल जाए तो समझ जाएगा इस तरह का न्यूमेरिकल इस तरीके से फटाफट सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी।
चलें बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट तो हमने जो है यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है जी। अब मैं एक चीज़ आपको जो बताता हूँ। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा आसान सा टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की क्या कहानी है, आए जरा देखते हैं इसको। अब ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है कि लेट सपोज ये आपकी जो है अर्थ आ गई, ठीक है जी, और ये है सेंटर ऑफ द अर्थ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पे रहती है। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले कि क्या इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना वो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो आप सरफेस से निकालते हैं। तो ऑब्वियस है, सरफेस पे रखी हुई बॉडी की कोई हाइट तो होगी नहीं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से निकलती है जो कभी भी चेंज नहीं होता, और वो फिक्स पॉइंट होता है सर्कल का अपना अर्थ का सेंटर। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि अगर आप इसी आपकी बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, अगर आप उस बॉडी को सेंटर से लिफ्ट करके किसी भी ऐसे पॉइंट पर लेके जाएं जो कि बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, जहाँ पे पोटेंशियल में हमें फ़र्क पता करना हो, तो सेंटर से लेके इस पोटेंशियल तक जाने में आपको कितना वर्क देना पड़ेगा, कितना एनर्जी लगानी पड़ेगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपकी बॉडी की पोटेंशियल बढ़ती जाती है, तभी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा कैसे जाता है, जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इस बॉडी को मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करूंगा तो मुझे इसमें वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क बराबर हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन अब देखें, उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं खास तरीके से लिखूंगा, उस पोटेंशियल एनर्जी के नीचे मैं ABS लिख दूंगा, यानी कि एब्सोल्यूट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी आपके पास F × D, वर्क हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर जो वर्क है बेटा वो हो रहा है किसके दरमियान, इस अर्थ के दरमियान जिसका मास है M, और इस बॉडी के दरमियान जिसका मास है M। तो दोनों के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G, M1 की जगह पे M ही आ जाएगा, M2 की जगह पे M आ जाएगा, और दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, RE का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये वाला जो है यहाँ पे काम है। लेकिन अब हम ना इस डिस्टेंस को R नहीं ले सकते, वजह क्योंकि जब ये बॉडी जो है बेटा बहुत ऊपर की तरफ चली जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो हम इस डिस्टेंस को एक नाम देते हैं, इसको हम कह देते हैं R। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ बन जाएगा R का स्क्वायर, और D पर भी R आ जाएगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा। तो देखें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा G_M_E_M/R, और माइनस यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि जो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। तो ये होता है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ताकि अगर कभी इसका फॉर्मूला आपके सामने आ जाए या आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बेटा इसको रिकॉग्नाइज करने में या सॉल्व करने में किसी भी किस्म की परेशानी पेश ना आए, ठीक है जी। तो आप लोग इसे कॉपी करें। और अगर आपसे कोई बोले कि भाई इसकी डेफिनेशन बताओ, तो बेटा डेफिनेशन की नहीं है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि द वर्क बाय द gravitational force in displacing a body from a point to infinity। किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने की नहीं है, ये डिस्प्लेसिंग है, डिस्प्लेसिंग है, ठीक है। ये जो वर्क होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई बोले कि बेटा अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल जीरो है, तो बोलेगा हाँ पोटेंशियल जीरो है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो है, तो बोलेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती अनलेस और अनटिल आपकी बॉडी सेंटर पे आगे ना रुक जाए, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आए जरा आगे चलते हैं। अब अगर
मैं इस टॉपिक को जो आगे लेके चलूँ, तो अब हमें जिस टॉपिक के हवाले से बात करनी है जी, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, आए जरा देखते हैं। अब हम करते क्या है बेटा, हम यहाँ पे डायग्राम कंसिडर करते हैं। चले जी, अब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आप जानते हैं बेटा, इसके बारे में क्या बताऊं कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रहे कांस्टेंट, कंजर्वेशन के हवाले से एक बात याद रखें, कंजर्वेशन में चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, लेकिन अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकती। अगर उनकी टोटल वैल्यू हमेशा सेम आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसकी स्टेटमेंट आप जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट it can be changed from one form to another। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये सारे काम सिर्फ तब तक हो सकते हैं जब तक आपका सिस्टम हो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है जिसके अंदर पाई जाने वाली हर किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब हो कुछ रहा है बेटा कि ये हाइट है और एक बॉडी है जो इस हाइट पर रखी हुई है, और इस हाइट को मैंने कह दिया h। ठीक है, इसको मैंने कह दिया पॉइंट ए, इसको मैंने कह दिया पॉइंट बी, एंड दिस इज नोन एज माई पॉइंट सी, थोड़ा सा डिस्टेंस पर। अब अगर कोई आपसे बोले कि बेटा ए पर कौन सी एनर्जी है, तो आप एक बात जानते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो दो ही फॉर्म में हो सकती है, या तो पोटेंशियल की फॉर्म में या तो काइनेटिक की फॉर्म में। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट है, मोशन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में। यहाँ ज़मीन पे हाइट नेग्लिजिबल है लेकिन मोशन बहुत आएगा, तो यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में होगी। लेकिन इस बी वाले पॉइंट पर मोशन भी है और हाइट भी है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में भी होगी और काइनेटिक की फॉर्म में भी होगी। बात समझ में आती है? लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पोटेंशियल 10 जूल्स था, यहाँ पे काइनेटिक भी मुझे 10 जूल ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ तो ये पॉइंट इन दोनों के मिड में है, तो लेट सपोज यहाँ पोटेंशियल 5 होगा, क्योंकि हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, बाकी का 5 इस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा। और देखिए टोटल आंसर जो अब भी कितना आ जाएगा, 10 जूल। तो आप देख सकते हैं जो टोटल वैल्यू है वो शुरू से लेके आखिर तक कांस्टेंट है। अगर टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको इसके फॉर्मूलाज जो हैं बना के दिखाता हूँ कि भाई फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस डायग्राम को जो देखते रहें। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि ए पर टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो जवाब है पोटेंशियल की फॉर्म में, और ए पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। ठीक है जी। बी के बजाय अब चलते हैं सी पे। सी पर एनर्जी है काइनेटिक की फॉर्म, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। अब मैं इस वेलोसिटी को रिप्लेस कर देता हूँ हाइट से। खैर हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। m से m कैंसिल, 2 को यहाँ फेंक दें, ये बन जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। ठीक है जी। और v को निकालना तो फॉर्मूला आ जाएगा √2gh। ये है सी के लिए फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ आप आ जाएं बी के लिए, बी पे, तो बी पे मसला है। बी पे बॉडी इंटरमीडिएट में, और इस इंटरमीडिएट में से थोड़ा सा डिस्टेंस जो है कवर कर भी लिया है और थोड़ा सा डिस्टेंस बचा भी लिया है। तो जो डिस्टेंस ने कवर किया हुआ लेट्स सपोज से मैं कह देता हूँ x, और जो बचा लिया उसे मैं कह देता हूँ s। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा बी पर टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो जवाब आएगा सर अब ये होगी पोटेंशियल की फॉर्म में और साथ साथ होगी काइनेटिक की फॉर्म में। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा mgh। लेकिन अभी हाइट की जगह पे कौन सी हाइट लाएं, आप देखें आपकी बॉडी इस वक्त इस पॉइंट पे,
पहले यहाँ पे थी तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी h, लेकिन अब जब यहाँ पर है तो इतनी हाइट इसने कवर कर ली और इतनी बचा ली है। पोटेंशियल हमेशा बची हुई हाइट से निकलती है, हमेशा याद रखें, बार बार बोल रहा हूँ, पोटेंशियल हमेशा बची हुई हाइट से निकलती है। बची हुई हाइट के लिए आपको नीचे वाली हाइट देखनी जो कौन सी है, s। अब काइनेटिक एनर्जी का सवाल है तो फॉर्मूला आ जाएगा m ½mv², और v को निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा √2g। अब फिर मसला यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस रखें, यहाँ पे तो आपने h रख दिया था क्योंकि वजह आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या करें, तो देखिए पोटेंशियल तो बची हुई हाइट से निकलती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमेशा उस हाइट से निकलती है जो कि कवर हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कवर्ड हाइट है वो कौन सी है, x। तो यहाँ पे x आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सिनेरियो जनरेट करूँ कि बेटा एक बॉडी है जिसको मैंने 5 मीटर की हाइट से फेंका, जब वो ज़मीन से 2 मीटर ऊपर थी, इसका मतलब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर कवर कर लिए होंगे, 3 मीटर। अगर तुमसे कोई बोले कि इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपना पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो बेटा इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा mg, लेकिन हाइट की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि बची हुई हाइट है। लेकिन अगर कोई तुमसे बोले कि वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा 2g अंडर रूट, लेकिन हाइट की जगह वो हाइट आएगी जो कवर्ड हो चुकी है, यानी कि 3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हमेशा एक बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है बेटा, और वो सिंपल सी बात ये है कि पूरे सिनेरियो में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो टोटल एनर्जी कंटेंट है वो हमेशा रहेगा सेम, क्योंकि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। ठीक है जी, तो आप इसको जो है कॉपी करें। आए सर अभी क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि जा रहा है एक 40 kg का ब्लॉक है, 5 मीटर की हाइट पे था, उसको रिलीज किया, उसकी टोटल एनर्जी निकालो जब उसकी हाइट कितनी बची है जी, 2 मीटर। यानी कि वही सिनेरियो जो मैंने आपको जनरेट करके बताया था, ये ब्लॉक है, इस वक्त इसकी ज़मीन से जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर। जब इसकी हाइट ज़मीन से रह जाए कितनी, 2 मीटर, तो इस वक्त इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी वो निकालें। अब देखिए ये बिल्कुल वही सिनेरियो बन गया जैसा बी वाले पॉइंट का था, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल भी निकालनी पड़ेगी और काइनेटिक भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप ज़रा इफेक्टिवली सोचें। आपको एक बात, साइंस के स्टूडेंट है बेटा, आप सबको एक बात पता है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप एनर्जी इस पॉइंट पे निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, हर जगह सेम आएगी। तो सबसे आसान एनर्जी निकालने का तरीका है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएं। वजह, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल की फॉर्म में होती है, और पोटेंशियल का एक सिंपल मासूम सा फॉर्मूला है mgh। सॉल्व कर लेते हैं। मास कितना है 40, जी कितना है 10, हाइट कितनी है 5, यहाँ तक की हाइट 5 है ना, 5 4 ज़ा 20 और 2 जीरो और लगा दें। अब 3 जीरो को मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, किलो, एनर्जी है तो यूनिट आ गया जूल, ताकि आंसर मैच हो सके। आई बात समझ में? अच्छा अगर ये काम आप यहाँ पे करते तो यहाँ पर भी एक आंसर आता, यहाँ पर भी एक आंसर आता, और दोनों को ऐड करने पर दोबारा से आपके पास यही 2 किलो जूल आता। तो इफेक्टिवली सोचें और अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से आसान बनाएं, ताकि आपका काम जो है आसान हो जाए और आपका टाइम बच जाए। ठीक है बेटा? तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं जी वो सॉल्व किए जाते हैं। तो बेटा ये होता है सॉल्व करने का तरीका। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, हमें इसमें वर्क निकालना है। अब यहाँ पे इस बॉक्स को आप उठा के इसके ऊपर रखेंगे, फिर इन दोनों को उठा के इन दोनों के ऊपर रखेंगे, फिर इन दोनों को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो ये 4 बॉक्स बिल्कुल इस तरह से आ जाएंगे। हर बॉक्स का मास m है और हर बॉक्स की जो हाइट है वो h है। अब यहाँ पर जो वर्क है वो इनकी हाइट की वजह से हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल के बराबर है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखिए बेटा ये तो ज़मीन पे रखा है, तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जो ये बॉक्स है ये इस वक्त कितनी हाइट पे रखा है, तो हमेशा यहाँ से नीचे वाली हाइट देखा करें, तो नीचे वाली हाइट कितनी है h, ये आ गया mgh, बची हुई हाइट। अब इस बॉक्स की निकालते हैं, इस बॉक्स से नीचे हाइट कितनी है h प्लस h 2h, तो ये आ जाएगा mg2h। और इस वाले बॉक्स की नहीं बची हुई हाइट कितनी है h प्लस h, तो ये आ जाएगा mg3h। 3 + 2 + 1 6, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 6 mgh। आई बात समझ में? तो ये होता है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये जो है वो काम। तो बस बेटा यही जो है थियोरेटिकल टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आपके आने वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। अब जो एक आखिरी छोटा सा टॉपिक है बस वो बता के मैं चैप्टर को कंक्लूड करूँगा। उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। फील्ड हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं,
कोई ऐसा रीजन जहाँ पे किसी बॉडी की फोर्स, किसी सोर्स की फोर्स फील हो सके, जैसे अर्थ के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो उसको फील्ड कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें किसी बॉडी का किए गया हुआ टोटल वर्क बराबर हो जाए किसके? जीरो। और किसी बॉडी का जो वर्क है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बॉडी को ऊपर फेंकूं तो इस वक्त अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा, तो वर्क नेगेटिव है। जितनी हाइट पे बॉडी जाएगी उतनी हाइट से बॉल नीचे भी आ जाएगी, तो जितना वर्क देंगे उतना वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क एग्जैक्टली हो जाएगा जीरो। अगर मैं इस बॉडी को इस तरीके से फेंकूं तो जितना वर्क दिया जाएगा उतना वर्क वापस मिल जाएगा, बॉडी पुरानी जगह पे वापस आके रुकेगी, ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा जीरो। इसको कहते हैं वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सही है, यानी कोई भी पाथ फॉलो कर लो, वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कंजर्वेटिव फील्ड होती कौन कौन सी, एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास बेटा कंजर्वेटिव फील्ड्स में एग्जाम्पल्स आती हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अलावा एग्जाम्पल आती है इलास्टिक पोटेंशियल फील्ड। एक स्प्रिंग है, उसे वर्क देके स्ट्रेच किया, रिलीज किया तो वापस अपनी जगह पे आ गया, जितना वर्क दिया उतना वर्क वापस मिल गया, कंजर्वेटिव हुआ। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड, दो चार्जेस हैं पॉजिटिव, दोनों को वर्क दिया, करीब लाए, जैसे ही रिलीज किया दोनों वापस अपनी पुरानी जगह पे चले गए, जितना वर्क दिया सारा वर्क वापस हो गया। तो इस तरह की फील्ड्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। अब रेड कलर से मैं उन फील्ड्स के नाम लिखता हूँ जो कि कंजर्वेटिव नहीं है। सबसे पहली मशहूर ज़माना फील्ड, फ्रिक्शनल फील्ड। फ्रिक्शनल तो वैसे ही बदनाम है हर काम में। फ्रिक्शनल फील्ड वो फील्ड है बेटा, आपने इस बॉक्स को धक्का दिया फोर्स लगा के, ये घसीटता हुआ आगे गया और जाके रुक गया। किसने रोका भाई इसको? फ्रिक्शन ने रोका। क्या रोक के वापस लाई? नहीं। तो उसने वर्क को एब्जॉर्ब कर लिया, रिलीज नहीं किया, तो टोटल वर्क डन हो तो गया लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। तो फ्रिक्शनल फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि एक वायर लिया, उस वायर में से करंट को फ्लो कराया, उसके आसपास सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बायोसावर्ट लॉ है ना ये। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। और बेटा अगर कोई फील्ड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर एक्ट करती है, तो उसका वर्क डन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आती है। तो ये बेसिक डिस्टिंक्शन थी किसके हवाले से? कंजर्वेटिव फील्ड के हवाले से। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर आके सारा टॉपिक जो एंड हो जाता है और ये चैप्टर नंबर 7 कंक्लूड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।